सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत प्यार, मुबारकबाद। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कविशाला जब जन्म ले रहा था तब से मैंने उसको देखा था। जैसे ये ऐसे बड़ा हुआ, ऐसे कविशाला को मैंने बड़े होते देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी मेहनतें देख के। और खास तौर से यंग जनरेशन के लिए कि जो इल्जाम लगाया जाता है कि उसका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, इनको तो दूसरी चीजें ज्यादा पसंद है, उसको मैं सिरे से नकारती हूँ। मैंने खुद ने पहले एक शेर कहा था कि अब तो मफहूमी जेन जी ने बदल डाले हैं, अपने हिस्से ही है भाषा की हिफाजत करना, अपने जिम्मे ही है भाषा की हिफाजत करना, लेकिन ऐसा नहीं है। रेखता में भी देखिए, या हम कॉलेज वगैरह में जब स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं तो मैं दावा ठोक के इस बात को कहती हूँ कि यंगस्टर्स जितनी अच्छी शायरी करते हैं, जितना अच्छा समझते हैं, ठीक है, उसका कोई जवाब नहीं है। कि पुरानी और नई कश्ती में केवल फर्क इतना है, मेरा नहीं किसी का शेर है कि पुरानी और नई कश्ती में केवल फर्क इतना है, उन्हें कश्ती नहीं मिलती, इन्हें साहिल नहीं मिलता। पुरानी और नई पीढ़ी में केवल फर्क इतना है, उन्हें कश्ती नहीं मिलती, इन्हें साहिल नहीं मिलता। तो अगर इन्हें कश्ती मिल जाए, उन्हें साहिल मिल जाए, तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन मैं दोनों बातें कहूंगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुनाया भी। सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं, निजामत के भी आदाब हुआ करते हैं, सुनाने के भी हुआ करते हैं। सुनने से ज्यादा सुनने वाला बहुत है। तो मैं आप लोगों की तारीफ करूंगी कि बहुत बेहतरीन तरीके से पहले से सामईन की तारीफ करते हो, बहुत अच्छे से आपने सुना। और तुमने निजामत बहुत नेचुरल की, बिल्कुल लीक से हटके, ऐसा नहीं कि किसी की कॉपी करने की कोशिश की है, तो ये बहुत अच्छा किया। और मैं किसी रिश्ते के बिना पे बात नहीं कह रही हूँ, उसका अपना अलग रंग है, उसका अपना मिजाज है। और दूसरी बात ये, तुमने आके बहुत महफिल में बल्कि रौनक बढ़ा दी, ग्रेस जो बड़ी है। दो बातें हैं, एक तो ये कि आप लोगों में थॉट थे, आपके पास ख्यालात थे। तसव्वुर होना सबसे ज्यादा अहम बात है, क्योंकि खुदादाद चीज है। आप कोई भी चीज सीख सकते हैं ट्रेनिंग लेके, किसी भी प्रैक्टिस से, लेकिन आप ये दावा है कि आप शायरी नहीं कर सकते जब तक वहां से आपको नहीं इंस्पिरेशन नाजिल नहीं होती, वहां से इंस्पिरेशन नहीं मिलती। नाजिल होना सबसे बड़ी बात है, इंस्पिरेशन भी वो तो सेकेंडरी होती है। तो अगर ये हुनर बख्शा है आपको खुदा ने, जो बहुत कम नसीब होता है, क्योंकि नीरज जी ने कहा था कि अगर इंसान होना भाग्य है तो कभी होना सौभाग्य है। ये नीरज जी ने कहा था, गोपाल दास नेगी जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हुआ करते थे। तो ये है कि अगर आप लोगों को ये हुनर बख्शा है तो इस हुनर की हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। हम इसको भी अगर इबादत की तरह से करें और अपनी कदरें समझ के और अपनी संस्कृति समझ के और अपनी विरासत समझ के अगर हम इसकी वो करें, इसकी पैरवी करें, मेहनत करें, तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। क्योंकि थॉट आप लोगों के पास है, तखय्युल आपके पास है, तसव्वुर आपके पास है, एक नए विचार आपके पास है, लेकिन शायरी कुछ चीजों को मांगती है और उसकी जरूरत है कुछ रूल्स को, कुछ ग्रामर को आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आजाद शायरी है तो सब चलता है। एक आजाद जैसे नज्म उनकी है परवीन शाकिर साहिबा की कि मैं क्यों उसको फोन करूं, मैं क्यों उसको फोन करूं, उसके भी तो इल्म में होगा कल शब मौसम की पहली बारिश थी, कितनी खूबसूरत सी वो है। लेकिन अगर आप जब गजल कहते हैं और कोई क्लासिकल अगर आप शायरी कहते हैं तो आपको रदीफ काफिये का को जरूर आपको उसका फॉलो करना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपको मीटर का वजन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और अभी चलो ये छूट तो ली जा सकती है कि हिंदी में हम सऊदी अल्फाज का सहारा लेते हैं तो उर्दू में स्पेलिंग चेंज हो जाती है। हिंदुस्तान है, दुष्यंत कुमार जी ने हमें ये बहुत बड़ा फायदा पहुंचा दिया कि हिंदी में गजलें गई तो आपको उर्दू की स्पेलिंग्स पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दो चीजें तो हैं, आप चाहे नज्म कहिए या आप चाहे गजल कहिए या जो भी कहिए, शेर कथा गीत कुछ भी कहिए, आपको रदीफ काफिये को, एक मीटर को, एक रिदम को आपको फॉलो करना पड़ता है। वो ऐसा ना लगे कि कोई संगत नहीं बैठ रही है। और सबसे बढ़कर बात है तलफ्फुज, जो है उच्चारण, जो मैंने आज यहाँ पे महसूस किया। यही नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ यंगस्टर्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, लेकिन उच्चारण की गलती रहती है। तो उच्चारण की गलती उर्दू के शब्दों में, अगर वो उर्दू के अल्फाज में हो तो समझ में आता है कि हमारा बैकग्राउंड अगर नहीं है जिसका, तो वो गलती समझ में आती है। लेकिन ये भारत है, यहाँ पे हम लोग हिंदुस्तान में मिली जुली जबान बोलते हैं और हम बचपन से उर्दू के कई शब्दों को बोल रहे हैं, लेकिन बड़े होने के बावजूद हम गलत बोल रहे हैं उसको। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम जिस फील्ड में हैं
अगर हम वहां जा रहे हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं अगर वहां की, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सुधार की गुंजाइश रखें और सबसे पहले खुद को सुधारें, क्योंकि कल को आप लोग आदर्श बनेंगे सबके। अगर आप ही गलत बोलेंगे तो सुनने वालों को लगेगा कि क्या गलत बोल रहे। जैसे मुझे याद है जब मैं मुशायरों में आई थी, मैं बहुत छोटी सी थी और मैं तो ब्राह्मण खानदान की हूँ, मारवाड़न हूँ, पंजाबन हूँ, और लेकिन उर्दू से मुझे बेहद शौक है, या मेरा तखल्लुस है। तब मैंने अर्चना एक शेर कह दिया था कि ये कि इस आस पे की फसलें बाहर आएगी कभी, दिल में खटक रहे थे जो कांटे बदल गए, हालात भी बदल गए, हम भी बदल गए, इस आस पे की फसलें बाहर आएगी कभी, उम्मीद के मासूम परिंदे बहल गए। अब मखमूर सईदी साहब निजामत कर रहे थे, वो पीछे से कह रहे वाह 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 क्या शेर पढ़ा है, आपकी जैसा मासूम है। मैं खुश हो गई, मैंने कहा वाह मेरी तो बड़ी तारीफ हुई है। तो मुझे राही शाहबी साहब ने मुझे कहा नादान लड़की, मासूम लड़की, उन्होंने ये बताया कि तेरा मीटर गड़बड़ है। अब उन्होंने उस अंदाज में, क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं, तो उनको पता है नई नई आई है, ठीक है, और यहाँ पे आ रही है। और उस वक्त जिस वक्त स्टेज पे नौशाद साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब जब ये हुआ करते थे, कैफी आजमी साहब, कोई यकीन नहीं करेगा उनके साथ में बैठ के शायरी पढ़ना मुझ जैसी छोटी के लिए मेरी खुशकिस्मती रही है। मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है। वहां मुझे समझ में आया कि उन्होंने कहा कि तेरा मीटर इसका गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने चेंज किया कि उम्मीद के मासूम परिंदों की जगह मैंने किया कि मासूम हसरतों के परिंदे बहल गए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एक लफ्ज से आपका मीटर हो जाता है। दूसरा, नुक्तों की जो है वो आपको सुधार बहुत जरूरी है। नुक्ते अगर उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जहां नुक्ते लगते हैं, जहां ये आवाज निकलती है जो बिंदी डॉट हमारे नीचे लगता है, हकीकत तो हकीकत सुनाई देना चाहिए, इश्क सुनाई देना चाहिए, जरूर सुनाई देना चाहिए, जमी सुनाई देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको जो शीन काफ निजाम है वो हमारा दुरुस्त होना चाहिए, और ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नेट सो इजी पीजी बिल्कुल भी वो नहीं है। और जब आप इतना वो कर रहे हैं तो आप उसमें, ये तो मतलब मेरे ख्याल से कि 5 मिनट का भी काम नहीं, किसी लफ्ज को 1 मिनट का भी काम नहीं ठीक करना, गूगल आप लोगों के हाथ में है। तो जो भी शायरी आप सुने गौर से सुने। यहाँ तो जैसे हम थोड़ा सा आपको बता के चले जाएंगे, लेकिन अगर शायरी से मोहब्बत करते हैं तो पुराने शोरा को सुनिए, गानों को सुनिए, उन्होंने किस लफ्ज को कैसे बोला है। छोटा सा गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। गम, खुशी, मकाम, तो आप गानों को सुन के बहुत कुछ सीख सकते हैं। और केवल उर्दू के अल्फाज की बात नहीं है, आप अगर हिंदी के भी आपने लफ्जों का, शब्दों का इस्तेमाल किया तो उसको भी गलत बोला है। जैसे फा, हम फे और फे में बहुत मिस्टेक करते हैं, फिर बोलते हैं जबकि होता फिर है, फूल बोलते हैं, फल बोलते हैं, फूल बोलते हैं, फूल तो बेवकूफ हो गया और फूल हो गया फ्लावर। तो हमको इनका ध्यान रखना पड़ता है कि फंसना होता है, फिसलना होता है, फांसी होता है, फल होता है। अभी किसी ने बोला था सफल, सफल होता है, असफल होता है, फल फूल ये होता है, फिर होता है। इसके अलावा जो शय के एक नज्म बहुत खूबसूरत, आकाश शायद तुमने सुनाई थी, बहुत खूबसूरत नज्म सुनाई थी, और एक और किसी ने बहुत बेहतरीन नज्म सुनाई थी, लेकिन उसमें शाह के कम से कम 25 वर्ड आए हैं, शाह 25 बार आया, लेकिन उस शाह को सा बार बोला गया, सा बोला गया। जैसे आशिक और ये सब जो है, तो जब हम इस आशिक ऐसे बोलते हैं तो चाहे आप कितना भी खूबसूरत शेर बोल रहे हो, उसमें एक धब्बा लग जाता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल एक जर्क लगता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आपकी छोटी छोटी सी बातों पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगी कि आप तलफ्फुज पे ध्यान दीजिए, उच्चारण पे ध्यान दीजिए, शब्दों को करेक्ट कीजिए। और दूसरी बात है, हिंदी उर्दू चाहे कुछ भी, उसने इंग्लिश की भी पोएट्री बहुत अच्छी की, लेकिन क्या है आपने बंगाली में बहुत अच्छी की, तो उसमें ये कि अब बात ये दिल तक, दिल कनेक्ट हुई, बात पहुंचनी चाहिए। तो बात सच्ची हो तो दिल में उतर जाती है, और झूठी हो तो दिल से उतर जाती है, ठीक है। तो सच्ची बात दिल में उतरती है, और भाषा कोई मायने नहीं रखती, भाषा कोई भी हो। हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, बहुत सारी भाषाएं, जुड़ना मेन होता है। इंग्लिश में आपने बहुत अच्छी पोएट्री की, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सिर्फ हमको कहने के लिए नहीं कहना है, सिर्फ तुकबंदी करने के लिए नहीं कहना है, आप उसमें कोई बात पैदा करो। और आप लोगों ने बात पैदा की, 95% बात पैदा हुई है, लेकिन 5% ऐसा हो जहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ हमको कहना है तो हमको कहना है। तो हमको सिर्फ कहने के लिए नहीं कहना, कुछ बात पैदा करनी है। और हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम
सिंगुलर और प्लूरल की बहुत गलती करते हैं। हमको आम बोलचाल में जिनको हम बोलते हैं ना हालातों और ऐसे बोल देते हैं, हम नहीं बोल सकते, वो होता है हालात, जज्बे का होता है जज्बात। तो हम जो आम जिंदगी में जैसा बोलते हैं, आप वही प्लूरल वही लेके वहां नहीं जा सकते मंच पे। तो आप सिंगुलर प्लूरल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बहुत ध्यान रखना। जैसे बहुत मिस्टेक्स हुई हैं कि वो मेरी खूबसूरत पल थी, है ना, और मेरे जज्बात ऐसी थी, तो वो जो था वो गलत लगता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है और फेमिनाइन जेंडर क्या है। मैं तो एक्टर्स की भी क्योंकि ट्रेनर पढ़ाती हूँ, चाहे वो सिंगर हो चाहे कुछ भी, मैं वो यही बोलती हूँ, भाषा बहुत जरूरी है। और जो बोलने से ताल्लुक रखता है ना, जो बोलने का हुनर रखता है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो शायर हो, या वो कोई इंटरव्यू ही लेने वाला हो, या न्यूज रीडर हो, या एंकर हो, उसका तलफ्फुज उच्चारण साफ होना चाहिए, भाषा पे उसकी कमांड होनी चाहिए, मीनिंग उसको पता होने चाहिए, इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो बात बेसलीका हो मगर बात करने का सलीका तो हो, बात करने का सलीका तो हो। अब मैं टाइम है तो मैं हालांकि हालत की शायरी ज्यादा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मोहब्बत की नहीं की, तो मैं अक्सर ही बोलती हूँ क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। और इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, मैं हिंद की बेटी हूँ तो भारत सुनाऊंगी। मैं हिंद की बेटी हूँ तो भारत सुनाऊंगी। और बहुत आते जाते हैं लोग, तो मैंने एक 4 मिसरे कहे थे क्योंकि स्टेज पे भी जो है ना, कल और आएंगे हमसे भी, वो मैं शायर हूँ, कल दूसरे शायर आएंगे, साहिर साहब ने कहा भी है। तब मैंने कहा था कि जो कहती थी वो कहती हूँ, वही कहूंगी आगे भी। जो कहती थी वो कहती हूँ, वही कहूंगी आगे भी। हया वही थी, हया वही है, हया कभी ना बदलेगी। हया वही थी, हया वही है, हया कभी ना बदलेगी। और नई हवाएं नई आंधियां आती जाती रहती हैं, नई हवाएं नई आंधियां आती जाती रहती हैं, मगर शेरनी किसी उम्र में घास कभी ना खाएगी। मगर शेरनी किसी उम्र में घास कभी ना खाएगी, मगर शेरनी किसी उम्र में घास कभी ना खाएगी। एक गजल के 2 शेर सुना के एक नज़्म सुनाती हूँ, क्योंकि यंगस्टर्स बैठे हैं इसलिए। आप किसी ने कहा था ना कि मोहब्बत आपने सबने की होगी या किसी ने नहीं की, वो सुनाती हूँ। एक गजल के 2 शेर सुनाती हूँ कि ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते, कमजोरी जिसका हौसला कम होता है, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, अपनी कमजोरी का इजहार किया करते हैं, अपनी कमजोरी का इजहार किया करते। और इस्तिफादा लेकर कहा है परवाज उड़ने को कि शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो। तो शाहीन यानी फैल्कन। शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो। यूं तो कौवे भी फिजाओं में उड़ा करते, यूं तो कौवे भी फिजाओं में उड़ा करते। और एक आपने मुहावरा सुना होगा, अमानत में खयानत, तो उसको मैंने कहने की कोशिश की है। औरतों के लिए कहा जाता है, देखो अर्चना सुनना, ये मर्दों के पहले नजर कर रही हूँ कि तुम तो घर में भी खयानत बोलते हैं, आप किसी की अमानत में अगर कोई नुकसान कर दो, गबन कर दो, खा जाओ है, तो मर्दों के लिए पहले एक शेर का है कि तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो। राजीव जी आपके लिए नहीं, आगे भी स्टूडियो चाहिए। तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो। अब औरतों के लिए, हम तो बाहर भी अमानत से रहा करते, हम तो बाहर भी अमानत से रहा करते। बहरहाल तवील नज़्म है, तो ये मैंने इसलिए पढ़ी है खास तौर से कि जब आप स्टेज पे आए ना, परफॉर्मेंस भी बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। इसलिए मैंने सुनाई कि जब आओ ना तो सिर्फ शब्दों को बोलो मत, परफॉर्म भी करो।
एक शायर में एक एक्टर भी होना चाहिए, एक सिंगर में एक एक्टर भी होना चाहिए। जैसे दिलीप राजेश खन्ना साहब ने किशोर कुमार जी के लिए कहा था कि उनके गले में एक्टर बसता है, किशोर कुमार जी। तो आपको थोड़ी बहुत तो जो है अदाकारी करनी पड़ेगी, नकली अदाकारी नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस भी बहुत मायने रखती है। खैर, मैं एक नज़म सुना के फिर इजाजत लेती हूँ। मोहब्बत की क्योंकि बात हो गई थी और जाहिर सी बात है हर कोई मोहब्बत करता है, हुई है। तो अब आप माजी में जाइए और माजी बोलते हैं पास्ट में, और तो सुनना, और तुम्हारे साथ दुआ करूंगी कि तुम्हें जो मोहब्बत में कामयाबी मिले। एक पल के लिए चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम, बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे गम, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, देखते थे मुझे जब लगा टक टकी, आंख पल भर को तेरी झपकती न थी, आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती थी, आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। इत्तफाकन पता ही होगा, कोइंसिडेंटली आज सुनेगा, आज इस काम से कल किसी काम से तुम बहाने से मिलने को आते ही थे, जानती थी कहूंगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूं तो ना आओगे, इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे। और हकीकत बयान कर रही हूँ, वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन, वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन, बारहा फेंक देती हूँ करके जतन, फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो
गई तुमको देखे हुए। साथ थे हम मगर साथ चल ना सके, सख्त हालात को क्यों बदल ना सके। लड़खड़ाए भी ऐसे संभल ना सके, फिर चरागे वफा बुझ के जल ना सके। याद के जुगनों को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे। और आखिरी बात देखिए, इंसान बिछड़ने के बाद एक सब इल्जाम लगाता है, एलिगेशन लगाता है। अब मैं क्या कह रही हूँ, और मैं जो बात बोलूँ कोई औरत बोलेगी भी नहीं अपनी जबान से, ठीक है, और मर्द तो खैर बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। वो हकीकत भी बयान कर रही हूँ। और आखिरी जो इसका मिसरा उस पर गौर कीजिएगा। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब ना होंगे सनम। मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब ना होंगे सनम। बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे। बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे। एक पल के लिए चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे। आज के हालात को लेकर ही कहने की कोशिश की है, जितना याद है सुनाती हूँ। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। 7 सवाल थे। कल रात मेरे ख्वाब में, वाह में पढ़ा था वो, बड़ी मुश्किल से पढ़ने दिया गया था मुझे। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। पहला सवाल ये है कि नेता है क्या भला, क्यों मुझको ढूंढता है चुनावों में ये भला। वैसे तो इसे मेरी कभी याद ना आए, बस 5 साल में मुझे एक बार बुलाए। क्या भक्त भी होते हैं कभी इतने मतलबी, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची।